प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले तख्ते पंजाब की जंग सनसनीखेज मरहले में दाखिल, हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान आसाबी जंग शुरू, सरतोड़ बाजी लग गई, पंजाब असम्बली का इजलास जारी, परवेज इलाही की जानिब से एतमाद का वोट लिए जाने का इम्कान, फवाद चौधरी का अरकान पूरे होने का दावा कितना सच्चा, क्या परवेज इलाही अपनी वजारत आला बजाने में कामयाब हो जाएंगे, हतमी फैसला चंद घंटों में। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान का लहजा मजीद तल्ख हो गया, शहबाज शरीफ के दौरे जिनेवा पर शदीद तनकीद, फवाद चौधरी की आर्मी चीफ को अपील और इमरान खान की स्टैब्लिशमेंट का नाम लिए बगैर धमकी। क्या इमरान खान नई स्टैब्लिशमेंट से मायूस हो चुके हैं? पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अवाम आटे के लिए ख्वार, हुकूमत ने खामोशी से गैस बम गिरा दिया, कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जिनेवा कॉन्फ्रेंस में $9 अरब के वादों को हुकूमत की बहुत बड़ी जीत करार दे दिया। आखिर गरीब अवाम का कौन सोचेगा? इन तमाम मौज़ूआत पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। क्लास साहब, पंजाब की सिचुएशन तो काफी मैच जो है वो बड़े सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका है। हमारे साथ नदीम अफजल चंद साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे और उन्हीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। चंद साहब, जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त पंजाब में क्रिएट हुई हुई है, काफी सनसनीखेज मरहले में ये मैच जो है वो इस वक्त दाखिल हो गया हुआ है, क्या लग रहा है, आपकी प्रेडिक्शन क्या है? ठीक है जी, मेरे ख्याल में तो बड़ी मुश्किल से शायद एतमाद का वोट अगर आज लेना पड़ परवेज इलाही साहब लेंगे। बजायर तो लगता है कि उनके 2-3 मेंबर कम है, लेकिन क्योंकि स्पीकर उनका है और स्पीकर के पास बड़ी पार्स होती हैं जाहिरन भी, और इस मुल्क में पसे पर्दा भी, गिनती तो स्पीकर ने करनी होती है और उसके स्टाफ ने करनी होती है, जो यकीनन पीटीआई का है और चौधरी साहब का है। लेकिन देखना यह है कि अगर वो एतमाद का वोट ले भी लेते हैं तो क्या वो फौरन असम्बली तहलील करेंगे? मेरे ख्याल में असम्बली तहलील नहीं करेंगे। फिर इमरान खान साहब अपने मौकफ से, तो इसका मतलब है उनका यू टर्न एक और आ गया, तो अब पता चलेगा आगे क्या होता है। लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब कभी भी एतमाद का वोट असम्बली तोड़ने के लिए नहीं लेंगे, ना इतनी मेहनत करेंगे, और ये असम्बली मेरा ख्याल इसी तरह चलती रहेगी और चीजें आगे बढ़ेंगी, जो मुझे लग रहा है। अभी आपने चंद साहब बड़ी एक अहम बात की है, बड़ी गहरी बात की है आपने, बड़ा इंतहाई आपने पासिंग कमेंट किया, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन पॉलिटिकल नुक्ते नज़र से। आपने कहा कि ये परवेज इलाही साहब ने अगर ये असम्बली तोड़नी है तो वो फिर इतनी मेहनत क्यों करेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए, मिन्नतें करें, तरले करें, एमपीज़ के पास जाएं और उनके हाथ पाँव पकड़ें या ब्राइब करें, वट बात आपकी समझ में आने वाली है। अगर और साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि असम्बली इसी तरीके से चलती रहेगी, वो अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले पाते तो वज़ीर आला नहीं रहेंगे, तो वज़ीर आला नहीं रहेंगे तो फिर कैसे ये असम्बली चलती रहेगी, कैसे फिर ये सारा कारोबार ज़िंदगी चलेगा सर? देखिए जी, मेरे ख्याल में तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे और वो वज़ीर आला रहेंगे और उनकी असम्बली चलती रहेगी। आप कहते हैं कि 1-2 मेंबर नहीं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई कोशिश हो रही है कि चौधरी परवेज इलाही को हटाया जाए। सीरियस कोशिश ही नहीं हो रही है, बातों की हद तक ही है। राना सनाउल्लाह साहब की जो बातें हैं ना, इनको मैं सीरियस कोशिश को नहीं समझता, ईमानदारी की। मैं सर आप लोगों की सिफारिश पे, मैं सॉरी आपकी बात कह रहा हूँ चंद भाई, ये आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि मेरा वजीर दाखिला पीटीएम का जो है ना राना सनाउल्लाह साहब होंगे। आज आप उनके बड़े अहम एक रुकन है उनके पार्टी के, आज आप कह रहे हैं कि मैं राना सनाउल्लाह साहब को मैं सीरियस नहीं लेता। जरदारी साहब तो इतने सीरियस लेते थे, उन्होंने वजीर दाखिला बनवा दिया सर। उनकी बातों को सीरियस लेने की बात मैं नहीं कर रहा, या उनकी कैरेक्टर में उनकी बात कर रहा, जो उनकी हुकूमत बनाने चेंज करने की बात है। देखिए, अगर हुकूमत पीडीएम ने चेंज करनी होती तो मैं यकीनन, मैंने खुद सेनेट का इलेक्शन लड़ा है, मेरे आपको पता है बहुत सारे जानने वाले हैं, एमपीएस हैं, हमारे इलाके के हैं, लोग हैं, किसी को कोई टच नहीं कर रहा। इसलिए मैं आपको जो ग्राउंड रियलिटी है मैं आपको वो बता रहा हूँ कि कोई किसी, क्योंकि अब लोग भी पार्टियां चेंज करना या फ्लोर क्रॉसिंग करना, उससे चीजें आगे निकल गई हैं। यहाँ तो आप रिजाइन करवाएं एमपीएस से, एमपीएस से रिजाइन करवाएंगे तो फिर आप एमपीएस अगर पार्टी कोई सीरियस पार्टी उनको टिकट देने का कहेगी या अकोमोडेट करेगी, तो वो कोई सीरियस कोशिश नहीं हो रही। वो सीरियस कोशिश मैं मानता अगर हमजा शहबाज इस मुल्क में होते, अगर मरियम नवाज इस मुल्क में होती, वो कोशिश करती, क्योंकि हुकूमत नून लीग ने बगैर लगता है बनानी है। अगर नून लीग ने बनानी है तो एक अकेले राना सनाउल्लाह वो हुकूमत नहीं बना सकते।
तो मैं इसलिए मैं नहीं समझता जो कि कोई सीरियस कोशिश हो रही है। अच्छा, मैं आपकी बातें कुछ समझ में आती हैं पॉलिटिकली तौर पर। मुझे कोई 20 साल हो गए पार्लियामेंट की रिपोर्ट करते हैं, मुझे आपकी बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं आप क्या कह रहे हैं, और आपका जो एनालिसिस है फैक्ट्स बेस्ड है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा जी, कभी कहा गया जनाब के 40 के करीब लोग पीटीआई के हैं वो वोट नहीं देंगे, फिर कहा गया 20 लोग हैं वो वोट नहीं देंगे, फिर कहा गया नहीं जी 7-8 लोग हैं वो नहीं देंगे, पीटीआई वाले कहते थे जी 2-3 लोग हैं उनको मसला है। तो बात तो पीटीआई वालों की ठीक निकली आखिर पे कि 2 लोग मिसेंगे, बाकी तो उनके बैठे हुए हैं हाउस में आए हुए हैं। तो ये सारे ऐसे ऐसे या फिलर छोड़े जा रहे थे, घोड़े दौड़ाए जा रहे थे, मतलब मुंह जबानी जमा खर्च, ये जो पूरे मुल्क को हिजाम में पीटीएम ने डाला हुआ था सर। देखिए खिलाफत साहब, अब मैं उन घोड़ों पे तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको इतना कहूँ कि इस वक्त सूबे के मफाद में क्या है, मुल्क के मफाद में क्या है, देखना ही है। और फेडरल हुकूमत की जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, और मुझे नहीं लगता कि फेडरल हुकूमत कोई भी ये चाहती है कि किसी गैर यकीनी सूरत हाल किसी सूबे में आए। जब आप इंटरनेशनली आप इदारों से मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, एड्स भी ले रहे हैं, दादे भी ले रहे हैं, कर्जे भी ले रहे हैं, इकॉनमी भी आप चलाना चाहते हैं, तो फेडरल हुकूमत तो चाहेगी कि स्टेबिलिटी आए। अब स्टेबिलिटी के लिए फिर जरूरी है कि मामलात यूं के यूं चलते रहें, कुछ बेहतरी की तरफ जाएं, कुछ डायलॉग हो अपोजिशन के और हुकूमत के। तो मेरे ख्याल में कुछ दबाव डालकर कुछ मुज़ाकरात किए जाएंगे, कुछ वो कहते हैं ना सज्जी विखा के खब्बी मारी जाएगी। लेकिन पंजाब में आज जो इमरान खान साहब ने हैं, उन्होंने तो एक तरफ आप कह रहे हैं जी बिल्कुल कोई सीरियस एफर्ट नहीं है, जिसकी आप उसके लॉजिक्स भी दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं जी जरदारी साहब ने वहाँ पे सिंध का पैसा था, बोरियां भर के आए, नोट लाए, और उन्होंने यहाँ पे पंजाब के। अच्छा, मैं आपको वो मिसाल देता हूँ, मेरा सगा भाई एमपी है जी। अगर जरदारी साहब एमपी लेना चाहते या कुछ बात कर, जरदारी साहब मेरे से ही बात करते, मुझे कहते कि भाई का वोट ले दो। जरदारी साहब ने अलबत बात है, मुझे नहीं आकर नहीं कहा। तो मैं अच्छा, वैसे जरदारी साहब आपको कहते अगर कि अपने भाई का वोट लेकर दें तो आप लेकर देते, क्या करते? देखिए, मैं तो असूली तौर पर समझता हूँ कि जिस पार्टी का टिकट हो आप उस पार्टी का वोट अमानत होती है। और आपके भाई पीटीआई में है, मैं जरा लोगों को बता दूं, पीटीआई के एमपी वो पीटीआई के एमपी है, इस वक्त एमपी है। तो आप अपने भाई को ना कहते, आप कहते अपनी पार्टी पे खड़े? नहीं, मैं बिल्कुल ना कहता, मैं बिल्कुल ना कहता। तो फिर ये बाकी लोग क्यों वहां पे, मतलब आप जिस तरह की उसमें करना चाह रहे हैं, एक आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल पॉलिटिक्स, दैट्स हाउ इट शुड बी, तो बाकी मतलब जरदारी साहब जाते हैं, मिलते मिलाते हैं। जरदारी साहब ने भी कोई, जरदारी साहब देखें, जरदारी साहब वो जाते हैं पार्टी पंजाब में, देखिए एक रेलेवेंट इस वक्त पोजीशन पे है, तो बात करना या उसको कहना या मतलब लोगों को कहना कि आप हम करेंगे, हमारी ख्वाहिश है हमारा वजीर आला बने, ये ठीक है बात। लेकिन ये सिर्फ इल्जाम लगाना कि बोरी नोटों की, ये तो पीटीआई वाले हमें हवाई सियासी बयान देते हैं। कोई ये फवाद चौधरी साहब दूसरे हमारे भाई बयान देते हैं, सिर्फ अपने आप को जरदारी साहब पे तनकीद करके जरा सारे कद अपना बढ़ाते हैं। अच्छा, आज इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है वो तो सारा इल्ज़ाम उन्होंने आप पे धर दिया है, मतलब आपकी पार्टी पे, जरदारी साहब पे, कि ये लोग वो डिस्प्लाइज कर रहे हैं, साथ में उन्होंने थ्रेट्स किए हैं। वो कहते हैं आपके एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो पंजाब में आके तब्दीलियां कराना चाहते हैं। कलादरा साहब, मैं आपको बताऊं, पीटीआई के मेजॉरिटी लोगों की ख्वाहिश ये है कि गेट नंबर 4 हमारे लिए खुल जाए। अब गेट नंबर 4 वालों ने अगर फैसला किया है कि ये गेट पक्का बंद हो जाएगा सबके लिए, अब जिसने भी जाना है मेन गेट से टाइम लेके बाकायदा तौर पे आईनी हदूद में रहते हुए मेन गेट ही इस्तेमाल किया जाए। तो मैं क्योंकि पीटीआई के मेजॉरिटी लोगों के साथ मैं उनके साथ कैबिनेट में रहा हूँ, वो सारे गेट नंबर 4 के इश्क करते हैं, उनको गेट नंबर 4 से इश्क है। चांद साहब, कभी आप भी गए हैं गेट नंबर 4 से? कोई एंट्री मैं एक ही दफा जीएचयू गया हूँ और मेन गेट से गुजर के बकायदा टाइम लेके प्राइम मिनिस्टर से पूछ के गया था बाजवा साहब को मिलने। तो मतलब खैर, और वो भी मेरी ख्वाहिश थी मैं जीएचयू देखूं, मुझे शौक था जीएचयू देखने का और आर्मी चीफ का ऑफिस देखने का, वो मैं गया हूँ, बिल्कुल मिला हूँ। अच्छा सर, ये बताएं कब तक एस्टेब्लिशमेंट ये अफोर्ड कर सकेगी कि गेट नंबर 4 बंद रहे? क्योंकि उन्हें भी तो साफ दे रहे चस्का लगा हुआ है सियासत का, पावर का, क्लाउड का, कब तक वो दूर रहेंगे सर? देखिए, अब दो चीजें, एक तो सियासी लोगों की ख्वाहिश है कि हमें पावर में लाया जाए गेट नंबर 4 के जरिए, कुछ लोगों की ये ख्वाहिश है। दूसरा यह है कि इस वक्त मुल्क के हालात ये हैं कि कौन रेफरी का किरदार अदा करेगा। क्या पॉलिटिकल क़यादतें खुद अपने बैठ के फैसले करेंगी या सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगी
या कोई और तगड़ा फैसला कोई बैठ के थर्ड पार्टी को बिठा के मुल्क के लिए स्टेबिलिटी लाने के लिए, इदारों को बेहतरी के लिए, रिफॉर्म वो थर्ड पार्टी कौन हो सकती है सर? थर्ड पार्टी तो हम बेहतर तो यही होगा, बेहतर तो यही होगा कि अगर डेमोक्रेटिक तरीके से या कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से देखें तो पार्लियामेंट सबसे बेहतर जगह है। लेकिन अगर पार्लियामेंट के बाहर या किसी और जगह फैसले होते हैं तो वो आइडियल तो नहीं होंगे, वो कम अज कम उसको आप जमहूरी नहीं चीजें कह सकते, तो वो मेरे ख्याल में वो मुल्क के लिए भी। अच्छा, आज इमरान खान साहब ने कहा है कि उन्हें मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, आपकी अपनी पॉलिटिकल राय क्या है कि इमरान खान साहब को जो केसेस हैं उन पे डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, करना चाहिए? वो जो मकाफात अमल है, इमरान खान साहब की अपनी ख्वाहिश होती, कैबिनेट की अपनी ख्वाहिश होती थी कि सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को आउट किया जाए और हम अकेले ही खेलें। मैं तो यकीनन उस वक्त उनके साथ था और मैं कहता था कि आप बंद गली में जा रहे हैं, ये खेल ना खेलें। ये खेल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद से शुरू हुआ। अल्टीमेटली सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को फैसला करना पड़ा कि हमें मिल के बैठना है। खा मोहम्मद खान जुनैदियों को निकाला गया, खा ज़फ़रुल्लाह जबाली को निकाला गया, मियां नवाज शरीफ को निकाला गया, शहीद बीबी को निकाला गया। तो इमरान खान साहब को सीखना चाहिए था, लेकिन इमरान खान साहब के साथ जो लोग हैं वो गलत मशवरे, खुशामदाना दरबारी कल्चर एक था, उसमें रहते हुए वो वाह 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 क्या बात है, आपका नैरेटिव खराब हो जाएगा, आप बात नहीं करेंगे, किसी से बात करेंगे तो आप उजड़ जाएंगे, आप यूं हो जाएंगे, आपका वोट बैंक कमजोर होगा। देखिए मुल्क अगर वो बातचीत करते तो आज वो वजीर आजम होते, आज इस मुल्क में हुकूमत पूरी कर रहे होते। नहीं, उनके मशीनों ने या उनकी सोच ने उनको मजबूर किया कि लोग उनसे नाराज हो गए और वो अदम एतमाद कामयाब हो गई। वरना इस मुल्क में कोई अदम एतमाद भी कामयाब हुई है? आपकी हुकूमतें सूबों में भी हो, प्रेसिडेंट भी आपका हो, कश्मीर भी आपका हो, जीबी भी आपका हो, वन पेज पे भी आप हो, आइडियल माहौल भी आपका हो, सारे इदारे भी आपके साथ खड़े और आदम एतमाद हो जाए। तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल फोर्सेस को राजी रखना भी एक अहमियत है, कोई माने या ना माने। सारा कुछ होते हुए भी अगर पॉलिटिकल फोर्सेस नाराज हो जाएं तो फिर दूसरे इदारे भी मजबूर हो जाते हैं कि वो फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस के उनके साथ चलना पड़ता है। तो अब मैं समझता हूं कि इस वक्त भी अल्टीमेटली खान साहब को बैठ के मुज़ाकरात करने पड़ेंगे और ये मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए बेहतर है। अच्छा, आपने बात की कि खान साहब चाहते थे जब वजीर आजम थे कि पूरी अपोजिशन जेल में है और बड़ी हद तक जेल में गई भी सही। ये तो कल्चर बहुत पुराना है। जना अयूब खान साहब का दौर देखना, अपोजिशन के साथ जो हशर किया गया, इवन भुट्टो साहब मादत के साथ आपकी पार्टी के वो हैं, भुट्टो साहब के दौर में भी अपोजिशन के साथ कोई इतना अच्छा सलूक तो नहीं किया गया, वहां भी जेलों में मार धार। लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद मैं तो पीपल पार्टी में 5 साल एज एमएनए भी देखा हूं, आप भी देखते हैं। पीपल पार्टी ने कहा विक्टिमाइजेशन की, गिलानी साहब के दौर में या राजा परवेज के दौर में या जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट थे, मुझे एक बंदा बता दें जो उसको सियासी कैदी बनाया गया, कोई केसेस बनाए गए हो। देखिए अब चीजें मैच्योरिटी की तरफ जा रही थी ना। पॉलिटिकल फोर्सेस ने सारे धक्के, सारी तकलीफें उठाने के बाद फैसला किया कि इस मुल्क को आगे लेके चल रहे हैं, हमें आपस में बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी। किसी ने उसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को एक आइडियल डॉक्यूमेंट करार दिया, पीटीआई वालों ने उसको मुखमुखा कहा, लेकिन जब खुद बातचीत करने के लिए आप कहते नहीं हैं सर, आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, मैं लंदन में था उन्हीं दिनों में, मैंने ये चीज़ें वहाँ पे कवर की हुई हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहब, नवाज शरीफ साहब। लेकिन उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद तो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब आपके प्राइम मिनिस्टर ये गिलानी साहब, जरदारी साहब के खिलाफ काले कोट पहनकर, ये तो मेमो गेट भी आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट गए थे, मेमो गेट में आप पे गद्दारी के मुकदमे कराने गए थे, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो खत्म हो गया था, आप दोबारा बैक टू स्क्वायर वन थे। आप लोगों पे तो गद्दारी के वो वहां कमीशन बनवाने गए थे नवाज शरीफ साहब और उस वक्त मैं साहब, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से ये 18वीं तरमीम हुई, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से मुशर्रफ को वर्दी उतारनी पड़ी। लेकिन यकीनन आप ठीक कहते हैं, मेमो गेट में मियां साहब ने गलत किया, गवर्नर राज लगाने वाला फैसला हमारा गलत था, गलतियां हुई। सबक तो फिर आप लोगों ने नहीं सीखे ना सर जी। फिर आपने जो भुट्टो साहब की और जना अयूब खान दौर के, अगर इमरान खान साहब वही कर रहे थे तो वो आप लोग भी तो वही करते आ रहे थे। मैं तो अब भी समझता हूँ कि सारा कुछ करने के बावजूद अभी भी मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब को और बिलावल साहब को अभी भी इमरान खान साहब को उस बंद गली से निकालना चाहिए। अगर मेरी कैसे निकाले, क्या फार्मूला हो सकता है जिसमें इमरान खान का बड़ा आसान तरीका, वो तो कह रहे इलेक्शन करवा दे, वो बंद गली से निकलेंगे सर। मैं कहता हूँ ओपन मुज़ाकरात करें। अगर इस मुल्क के समझते हैं कि ये इलेक्शन से शिद्दत में कमी आती है, इलेक्शन की कोई 1-2 महीने डेट आगे पीछे हो सकती है,
स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ, तो पॉलिटिकल फोर्सेस का ये हक बनता है। अगर ये बैठकर आज टीवी पर बैठकर जब सियासी लोग नजर आएंगे टेबल के ऊपर, यकीन जानिए मुल्क में ये पैनिक जो है, जो इस वक्त इकोनॉमी में पैनिक है, एग्रीकल्चर की में पैनिक है, आपके पॉलिटिक्स में पैनिक है, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। चंद साहब, जो इस वक्त आप ये बात कर रहे हैं, आई थिंक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मसला है और इसकी तरफ सब ये सबकी प्रायोरिटी होना चाहिए, लेकिन पावर पॉलिटिक्स से निकल ही नहीं रही है हमारी जो पॉलिटिक्स, स्टेबिलिटी की तरफ जा ही नहीं सक रही है। जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, जो इस वक्त इमरान खान साहब का जो एक बड़ा नैरेटिव है वो ये कि महंगाई है, तो वो तो दोबारा मोबिलाइज करने की लोगों को बात कर रहे हैं, सड़कों पर लाने की बात कर रहे हैं। तो डू यू थिंक कि इस सिचुएशन में जब लोग बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली सफर कर रहे हैं वो निकलेंगे? देखिए, इमरान खान साहब सिर्फ इक्तदार की बात ना करें ना कि इक्तदार मुझे दे। इमरान खान साहब को चाहिए या उनकी पार्टी को चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, वो ये भी इदारों को ना कहें कि आप न्यूट्रल क्यों है, आप मेरी सपोर्ट करें। ये डेमोक्रेटिक सोच नहीं है। जब आप डेमोक्रेटिक आज फवाद चौधरी साहब ने इस बारे में बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा है कि हमें सपोर्ट नहीं करें तो दूसरों को भी ना करें। मैं कहता हूँ कि ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अमलन ये बात नहीं करते। मैं जानता हूँ ना अपने फवाद भाई को भी और पीटीआई के लोगों को भी, वो जबानी कलामी ये बातें करते हैं, लेकिन अमलन वो बिल्कुल ये बात नहीं करते। अमलन तो मुझे पता है ना वो मीडिया को कंट्रोल कैसे करते थे, असेंबली में कैसे लेजिस्लेशन कैसे होती थी, खुद खान साहब ने तस्लीम की है। अभी भी वो अमलन नहीं करेंगे, जबानी कलामी। वो चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को भी वो डील करके दें, इलेक्शन कमीशन को भी मैनेज करके दें, मीडिया को भी मैनेज करके दें, और माहौल हमारे लिए साजगार। ऐसा नहीं होता। पॉलिटिक्स में गिव एंड टेक होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आपको बैठ के मुज़ाकरात करने पड़ते हैं, कुछ चीजें दूसरों की माननी पड़ती है, कुछ अपनी, लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए। अच्छा चंद साहब, आपको लगता नहीं, आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की, लास्ट क्वेश्चन सर, तो ये सारा ये जो कुछ हुआ है, सब पॉलिटिकल या डिस्टेबलाइजेशन हुई है इस पिछले अप्रैल से, आप लोग खुद को जिम्मेदार नहीं समझते कि ना तरीके में एतमाद लाती, लाने देते, खान साहब पूरा कर लेते अपना शौक, इस कौम का अरमान भी पूरे हो जाते, 5 साल वो पूरे कर लेते, 6 महीने अगले उनको रहने देते साहब। आप खुद को जिम्मेदार नहीं समझते कि जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और आप लोग जिम्मेदार हैं इस करंट पॉलिटिकल क्राइसिस के? खान साहब आज बैठे होते तो शायद आज लोग उनकी तरफ तोपों और गोलों का रुख होता जो आपकी तरफ हुआ है। आप नहीं समझते आप लोगों से ब्लंडर हुआ, गलती हुई है? ग्राउंड रियलिटी यही है, ग्राउंड रियलिटी सामने चीजें यही हैं जो आप कह रहे हैं जी। लेकिन 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं, 2 राय पाई जाती है। एक राय ये है कि मुल्क और तबाही की तरफ चला जाता, एक स्कूल ऑफ थॉट की ये राय। एक की राय ये है कि खान साहब एस्टैब्लिशमेंट को भी पंजाब पुलिस बना देते और अपनी मर्जी का चीफ ले आते, अपनी मर्जी का सुप्रीम कोर्ट के चीफ भी बनाते, जिस तरह काजी सर, भुट्टो साहब भी अपना आर्मी चीफ लाए थे, जनरल नवाज शरीफ भी लाए थे, जनरल मुशर्रफ, तो क्या हुआ सर, क्या कर लिया उन दोनों ने? दोनों फांसी लगने। देखिए भाईजान, मैं मेरी बात सुने ना, मैं आपको वो कह रहा हूँ जो डिस्कशन हुई है कदम एतमाद क्यों की गई, जरूरत क्या थी खान साहब। लेकिन वो कहते हैं कि एक तो मेंबरान राजी नहीं थे, मेजोरिटी नहीं थी, दूसरा खान साहब इकोनॉमी को डबो रहे थे, ये चीजें तो सर जी अब भी डूबी हुई है, अब भी तो कोई बिल्कुल। लेकिन बेशक देखें, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी होगी तो आप हुकूमत रख सकते हैं। इकोनॉमी डूबना ना डूबना ये बात के मसाइल है। बेसिकली पार्लियामेंट में आपको मेजॉरिटी होगी, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आप हुकूमत रख सकते हैं। मेजॉरिटी के बगैर आप हुकूमत नहीं रख सकते, बेशक आप डॉलर 50 रुपए भी दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे और यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद बात करेंगे खास तौर पे जिस तरह से मईशत के मामलात हैं, महंगाई के मामलात हैं और गैस के हवाले से जो बुरी खबरें सामने आई हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस साहब, आज अगर गैस वाले से बात करें तो एक बॉम्ब गिरा है लोगों पर। मुल्क में वैसे ही आटा नहीं मिल रहा, महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हुई हुई है। ऐसी सूरत हाल में जिस तरह से ये गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? बहुत ज़्यादा दिल करता है कि बड़ी खुलकर बात की जाए। अगरचे मुझे याद पड़ता है ना कि इमरान खान साहब से एक इंटरव्यू में पूछा गया था तो उन्होंने कहा जी पूरा सच मैं झूठ बोल नहीं सकता, सच मुझसे बोला नहीं जाता। उनका अपना क्लिप था। डीजीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी ये कहा था कि पूरा सच नहीं बताया जा सकता। जब इमरान खान साहब के हवाले से आता वो सच भी अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से मजीद इंतशार फैले। हमारे साथ उस दिन फैसल वाडा साहब थे, उन्होंने भी यही फरमाया। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी यही कह लूँ कि क्या ज़रूरत है। ठीक है, कौम मस्त है, खुश है
और ऐसे ऐसे बाशो यहाँ पे मदारी, यहाँ करतब। अच्छा, लोग बड़ा हमसे पूछते हैं, जिनको कोई एडमायर करते हैं ना, जिनके लिए मरने को जान लेने और जान देने पे तैयार हो जाते हैं। फिल्म मेरे ख्याल सरकार का एक डायलॉग था अमिताभ बच्चन की और अजय देवगन की, मेरे ख्याल भी सरकार ही थी शायद, तो उसका बड़ा खूबसूरत उसका डायलॉग है। अब अगर वही थे तो उसने पूछा, या वो नाना पाटेकर थे शायद उसमें, तो उसमें पूछते हैं कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। वो पूछता है, उसे नाना पाटेकर शायद पूछता है, या उसमें अमिताभ बच्चन। तो अजय देवगन का बड़ा डायलॉग था उसमें, उसने कहा जी, तो उसको कहे सरकार हम आपके लिए जान दे भी सकते हैं और आपकी जान ले भी सकते हैं। जरा उसकी ब्यूटी देखें जरा। तो सेम यहाँ पे है, ये जो क्राउड हमारा आवाम है ना, ये अपने लीडरों के लिए, पसंदीदा लुटेरे डाकुओं के लिए ना, ये जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। सारा दिन आप सोशल मीडिया पे जाएं, आज जिसकी सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई, सारा दिन अपने लीडरों के चोरियां, डाकियां, उनकी बदमाशियों को डिफेंड करते रहेंगे। लेकिन अगर इनको असल बात बताने की कोशिश कीजिए ना, ये आपके गले फिट हो जाएंगे। सो मैं इस नतीजे पर पहुंचा रिपोर्टिंग करने के बाद, इतने सालों के बाद, कि लोग जिस अपने उसमें ड्रीमी वर्ल्ड में रह रहे होते हैं उनको रहने दें। वो एक ना, एक उसका बड़ा खूबसूरत एक उस पर कोट है कि लोगों को ये बहुत आसान है कि उनको बेवकूफ़ बना लें, आप आसानी से बेवकूफ़ बन जाएंगे। हाँ, लोगों को ये कैल करने की कोशिश करें आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना, तो लोग नहीं मानेंगे। ये जरा इतनी डेलिकेट चीज़ है। बेवकूफ़ बनाना आसान है, उनको समझाना कि तुम्हें बनाया जा रहा है वो मुश्किल है। मसलन अब थोड़ी तमहीद लंबी होगी, दो चार चीज़ें हैं। बिजली गैस, आईएमएफ आपको क्या कहती है, मैं उस पर आता हूँ जरा। मैं आईएमएफ पे किसी ने बड़ी डिटेल से बात करेंगे, रात भी हमारी बात हो रही थी मांडवीवाला साहब से, जो उसके और मेरे उनसे थॉट्स आई मत से कि मेरे एग्जैक्टली वही है, लेकिन कौन नहीं सुनेगी। पर्सपेक्टिव में बात की ना, इट वाज अ वेरी पर्सपेक्टिव चेंज होता है। जैसे उन्होंने क्या बात की, जो आवाम को समझाएंगे तो आवाम आपके गले फिट हो, चले हो लें जी फिट, क्या करें, बात तो करनी हमने। आप आईएमएफ के पास जाते हैं, हमने एक आईएमएफ को पंचिंग बैग बनवाया, बदमाश बना के पूरी कौम को हमने दिखाया, हमारे सियासतदानों ने, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो भी है ना, कि आईएमएफ बहुत बड़ा बदमाश है, बहुत बड़ा गुंडा है, पाकिस्तान का दुश्मन है, अवाम का दुश्मन है। सारे जितने बिजली के, गैस के, पेट्रोल के बिल जो है ना, ये आईएमएफ की वजह से बढ़ रहे हैं। ये आप उनको जवाब देते हैं उसको सारे। आईएमएफ क्या कहते हैं आपको? आईएमएफ कोई प्रॉफिट, कोई ये अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको सबसे चीपेस्ट लोन है, कौम को ये नहीं बताते। सबसे चीपेस्ट जो लोन मिलता है ना, आपको आईएमएफ के पास इसलिए जाते हैं दो चार चीजों की वजह से, आपको सस्ता वो लोन देते हैं। कर्जा सऊदीज के पास 4% पे उन्होंने रखवाया है, मेरा ख्याल है ये थे यूई वाले थे 3% पे रखा है। अभी आपने इसाक डार ने दुनिया का महंगा तरीन कर्जा लेकर आए थे, जब उन्होंने बॉन्ड फ्लोट किए थे न्यूयॉर्क में 2014 में, उन्होंने उस पर एक आके 8.25 पे किए थे। आप दुनिया से कमर्शियल लोन लेते हैं, आईएमएफ आपको कमर्शियल लोन नहीं देता, बहुत कंसेशनल लोन देता है आपको। वो आपको ये बताता है कि आप हमारे पास हैं, हम आपको बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं। प्रॉब्लम इसलिए आ रहे हैं, वो कहते हैं कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जिस चीज पे आप बाइंग कर रहे हैं चीजें, उस चीज पे आगे बेच नहीं रहे, इसी वजह से आपका गैप बढ़ता जा रहा है स्पेंडिंग में और रेवेन्यू में। मसलन अभी इसके पेट्रोल की बात कर लेते हैं, आप सऊदी अरेबिया से, ईरान से, हिंद सिंध जहां से पेट्रोल लेके आते, आपको पड़ रहा है 250 रुपए का सपोजली, ये पाकिस्तान में। आप क्या कर रहे हैं कि 250 का बेचे तो आवाम हमारे गले फिट हो जाएगी। आप 200 रुपए का बेचते हैं, 50 रुपए जो है ना आप किसी और प्रोजेक्ट से निकाल के सब्सिडी दे रहे हैं। आईएमएफ कहती है जो चीज आपको 250 रुपए की मिल रही है, आप 250 की बेचें उसको, ताकि आपको रेवेन्यू शॉर्टफॉल ना हो, आपको कर्जा ना लेना पड़े। जो गैप आता है उसमें 250 में और 200 रुपए में, आप जो उसके बाद बैंकों से बोरिंग करते हैं ताकि अवाम ना नाराज हो जाए, हमारा वोट बैंक ना हल्ट हो जाए हमसे, ये ना माइंड कर जाए बिजली की कीमतें हमने बढ़ानी है, आगे नहीं बढ़ानी, गैस नहीं बढ़ानी, फलां काम नहीं करना। वो कहता है कि जो प्रोडक्ट, ये मार्केट का असूल है, जो चीज जिस कीमत पे आप खरीद रहे हैं आप उसी कीमत पे बेचें। आप कहते हैं हमारा वोट बैंक खराब होगा, लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, तो वो कहते हैं जनाब तो फिर आप हमारे पास आएंगे तो हम तो यही पे आपको बताएंगे तरीका। उनका ये कहना है कि आप जो टैक्स में आप सब्सिडी देते हैं, अपने अपने लोगों को देते हैं, मतलब यहाँ पे बैंक्स हैं, हजारों की तादाद में गाड़ियां हैं इनकी, मैं वैसे कह रहा हूँ, हाउसिंग सोसाइटीज हैं, बिल्डर हैं, जिनके जेट हैं, उनको भी सब्सिडाइज आप वो दे रहे हैं, पेट्रोल दे रहे हैं 200 रुपए पे दे रहे हैं, वैसे कह रहा हूँ। और आम बेचारा बाइक वाले को भी 200 रुपए को दे रहे हैं। वो कह रहा है कि आप 250 रुपए का इनसे पूरे का पूरा लें, बाइक वाले से भी लें, 250 रुपए लें, और जो बिल्डर हैं जिनसे टैक्स आ सकता है, जिनको कोई मतलब मलिक रियाज साहब को क्या फर्क पड़ता है मुझे समझाएं। आप उनको 50 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं, उन हजारों गाड़ियां होंगी बैरियर टाउन की। इसी तरह यहाँ पे आपकी कितनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, या मियां मनशा साहब का बैंक है, बैंक वाले बैठे, आप उनको भी सब्सिडाइज पेट्रोल दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं। तो वो कहते हैं भाई साहब जिन्होंने आपको टैक्स देना है, जहां से रेवेन्यू इकट्ठा करना है, आपने बिलियंस रुपीज इकट्ठे कर सकते हैं, मलिक रियाज साहब से कर सकते हैं, मनशा साहब है, मैं नाम ले रहा हूं, और हजारों बैंकों की गाड़ियां हैं, आम आदमियों के हैं, इलीट क्लास है। इसके बदले में उन्होंने कभी आज तक एतराज किया? बेनजीर भुट्टो ऐसा ये प्रोग्राम शुरू हुआ, 200 बिलियन रुपीज आपने सब्सिडाइज किया, कभी आईएमएफ ने कहा है गरीबों को ना करो? उन्होंने आपको जो इमरान खान साहब ने एहसास प्रोग्राम शुरू किया, इनका 200-250 अरब रुपया इन्होंने दिया, उन्होंने कभी कहा कि मत करो?
उन्होंने कहा है कि बड़े लोगों से पैसा इकट्ठा करो, बिजली गैस और पेट्रोल की कीमतों पे सब्सिडी मत दो, वो पैसा इकट्ठा करो, फिर टारगेटेड आप सब्सिडी दो, जो आपने एहसास प्रोग्राम के जरिए दी, बेनजीर भुट्टो प्रोग्राम के जरिए थी, जो गरीब लोग हैं, तबका जो आपका ख्याल है हाल्ट हो रहा है, उनको पैसा दें, उन पे लगाएं। या आपने वहां पे वो यूटिलिटी स्टोर है, वहां पे चीनी सस्ती, आटा सस्ता, कभी कहा है आपको IMF ने चीनी सस्ता आटा क्यों दे रहे हैं? वो कहते हैं टारगेटेड सब्सिडी दें, जो गरीब तबका है उसको सब्सिडी मिलनी। आप क्या कर रहे हैं? मियां मनशा को भी सब्सिडी दे रहे हैं, मलिक रियाज को भी दे रहे हैं, यहाँ पे आप उसको अलीम खान साहब को भी दे रहे हैं, मुझे भी दे रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं, और वो लोग जो मतलब अफोर्ड कर सकते हैं। ये लड़ाई होती है। आप क्या करते हैं? कहते हैं नहीं, हम तो सबको देंगे। यहां से आपको जो रेवेन्यू है ना, शॉर्टफॉल होते हैं, शॉर्टफॉल पूरे करने के लिए आप बैंकों के पास जाते हैं, दुनिया भर के पास जाते हैं, डॉलर लेते हैं, फिर उनको कर्ज देते हैं। अभी क्या खबर आई थी, आपने पढ़ी थी अभी मेरा लास्ट वीक है कि 5 महीनों में नवंबर के या जो आपको जुलाई से नवंबर तक आपको 2.2 ट्रिलियन मतलब 2200 अरब रुपए हम सिर्फ 2 मदों पे लगा चुके हैं 5 महीनों में, डिफेंस और सूद पे। अब जब आप कर्जे लेंगे, सूद देंगे और टोटल आपका रेवेन्यू कितना आपका जनरेट होता है, आपका 6000 अरब होता है, अब जाके होता है 5 से 6000 अरब, जिसमें से 2200 अरब रुपया भी सिर्फ 2 मदों में लगा, जिसमें विफाकी हुकूमत बाकी इदारे शामिल नहीं है। आप मैसेव बारोइंग करेंगे, बैंकों से लेंगे, कमर्शियल लोन लेंगे, जितना पैसा जनरेट करते हैं सारा सूद में बैंकों को बिजनेस दे रहे हैं। वो कहते हैं इनको कट करें। आप अपनी बिजली गैस की, मसला ये गैस है, गैस का मुझे याद है जब ये आए थे उसमें असद उमर साहब एंड कंपनी थे, उसमें 150 रुपए का शॉर्टफॉल था। आप यहाँ फर्टिलाइजर वालों को सब्सिडाइज गैस दे रहे हैं, आप यहाँ पे एक्सपोर्टर को सब्सिडाइज गैस दे रहे हैं, आप और दीगर इदारों को सब्सिडाइज गैस। उसका नतीजा क्या है? अच्छा, आप यहाँ सब्सिडाइज बिजली देते हैं, लोग पता क्या समझते हैं कि सब्सिडाइज का मतलब है हुकूमत के पास कोई पड़ा हुआ है। होता क्या है कि फिर जो सब्सिडाइज आप यहाँ पे गैस बिजली दे रहे हैं, वो पैसे आप और हमसे लेने, फिर उन्होंने टैक्सेस के जरिए लेने, इनडायरेक्ट फिर टैक्सेस लगेंगे, फिर बिजली की भी कीमतें वो बढ़ाएंगे, गैस की भी बढ़ाएंगे, क्योंकि आप जो गैस और बिजली खरीद रहे हैं वो तो ओरिजिनल प्राइस पे खरीद रहे हैं IPP से, उनसे ओरिजिनल मतलब 10 रुपए पर यूनिट में खरीद रहा हूं, आपको दे रहा हूं 6 रुपए पे, 4 रुपए में कहां से लूंगा? मैं आपसे लेने। आवाम को नहीं समझ आती, अवाम बड़ी खुश हो जाती है कि चले हमें जनाब 4 रुपए सस्ती कर दी है या नहीं कर दी। तो क्लासेस ऑफ पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो ऐसा कभी नहीं हुआ ना कि अमीर को के लिए अलग किस्म के रेट्स हों, गरीब के लिए अलग किस्म के रेट्स हों। ये तो बहुत वो कोई दिखावे के लिए इस तरह की चीजें कर दी जाती हैं। तो ये कौन करेगा और किस तरह करेगा? अभी हमने स्टोरी की थी ये, इसकी आपको याद होगा पिछले महीने हमने की थी कि गैस हम LNG, आपको याद है LNG पे किया था, ये वहां पे इंकशाफ हुआ था, हमने स्टोरी की हुई जी कि गैस जो है आप $15 पे ले रहे हैं और बेच कितने पे रहे हैं? अब 350 रुपए पे बेच रहे हैं। जो दरमियान मतलब $15 वाली या $20 वाली लेके जो आप इंडस्ट्री को दे रहे हैं, सब्सिडाइज करके दे रहे हैं, वो 350 रुपए तक भी दे रहे हैं। तो जर्मान उस 15 उसमें डॉलर में और 350 रुपए में जो फर्क है वो कहां से आएगा? वो सर्कुलर डेट बनता है आपका, फिर आपके उसका गैस का बन जाता है मतलब 1500 अरब, 3000 अरब बिजली का बना हुआ है, क्योंकि आप वहां से एक्चुअल प्राइस पे बिजली खरीद रहे हैं, आगे सब्सिडाइज करते जा रहे हैं, सर्कुलर डेट बनता जा रहा है, फिर आप बारोइंग करते हैं दुनिया से पैसे, फिर रोला भी डाल देते हैं, महंगाई होगी। कैसे नहीं होगी? फिर तो होगी। अभी आपको पैसे मिले हैं, डॉलर जो है, कौम इसमें भी अभी नाखुश है कि हमें कर्जा क्यों दिया है जनाब, उन्होंने हमें डोनेशन नहीं दी। कौम आपको क्यों डोनेशन दें? इनसे पूछने वाली बात है। आपको दुनिया क्यों डोनेशन दे? आपने कितने मुल्कों को डोनेशन देते हैं? बात अफगानिस्तान के मुझे तो कोई नहीं याद आता। आप पूरी दुनिया से ये मांग ही रहे होते हैं, आप रखे बैठे हैं। आपका एक्सपोर्टर जो है, मतलब मैं सबके बारे में नहीं कह रहा, अभी डॉलर अपना बहर रख के बैठा हुआ, जिसको आपने सब्सिडाइज बिजली दी, सब्सिडाइज गैस दी, आपने टैक्स उनको रिटर्न्स दिए, फेवर्स दी, वो डॉलर बाहर से नहीं ला रहा। क्यों? कि 10 रुपए 20 रुपए रेट बढ़ेगा, मैं फिर करूंगा। ठीक है क्लास, अब ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद इसी को कंटिन्यू करते हैं। जी जी, लंबी बात हो सकती है, इसी भी बात कंटिन्यू करते हैं। आपने अपने मुल्क को पैरों पे खड़ा करना है तो हजूर ये फिर महंगाइयां आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, नहीं करनी, और प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा, सब्सिडीज आपको टारगेटेड सब्सिडीज देनी पड़ेंगी। एक दुख होता है, ब्रेक के बाद मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। ठीक है, आवाम तो कर लेगी ये चीजें, लेकिन जो रूलिंग एलीट के लल्ले तलल्ले और इनकी शाह खर्चियां हैं, इनके रोजाना के इसको कौन रोकेगा? जो शहबाज शरीफ साहब पे जनीवा में इतना बड़ा डेलीगेशन लेके गए हैं, यहाँ पे वजीरों की जो मर्सिडीज बुक हो रही है और ये बिल्कुल ब्रेक के बाद बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लासेस। अब ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे प्रॉब्लम की। अच्छा, अभी एक और सुन लें। इस वक्त इस मुल्क को $75 अरब या $80 अरब के करीब ना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया से माल खरीदते हैं। उसमें से ये $50 अरब, जरा सुनिएगा, $50 अरब का हम तेल, डीजल, फर्नेस ऑयल हो गया, LNG खरीद रहे हैं। आपकी सड़कों पे गाड़ियां आपकी संभाली नहीं जाती।
आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, मेरी कैपेसिटी नहीं थी, मैं मोटरसाइकिल पे था, वो तो बैंक ने कहा कि नहीं जनाब हम आपको कंज्यूमर मार्केटिंग करते हैं, गाड़ी ले लें। ये शौकत अजीज साहब जो है ना, उन्होंने आगे काम शुरू किया था और बैंकों को बिजनेस देने के लिए और अपनी आगे ग्रोथ दिखाने के लिए ये जो बजट था इसका पेट्रोल डीजल का, ये मेरा ख्याल है, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, 15 साल, ये 20 साल पहले जो है ये 10 से 12 अरब डॉलर था। आपने 10-12 अरब डॉलर से लेकर चले गए उसको 50 अरब डॉलर तक। सिर्फ ये 3 मदों में हो रहा है पैसा आपका खर्च, बाकी 25 अरब डॉलर की और हैं आपकी इंपोर्ट हैं, और 50 अरब डॉलर का सिर्फ तेल, एलएनजी और आप उसमें ये चीजें बना रहे हैं। आपने यहाँ पे अपने उसको आके उसको इंप्रूव नहीं किया। यहाँ पे लोगों को आपको देनी चाहिए थी, ट्रैवल की फैसिलिटीज देनी चाहिए थी। हर बंदे ने आप गाड़ी ले लिए, एक एक घर में मैं जानता हूँ 3-3 या 4-4 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। तो उसके बाद आप उतनी कमाई कितने, 30 अरब डॉलर रेमिटेंसेज आ रहे हैं और 30 अरब डॉलर अब जाके एक्सपोर्ट हो रही है। 60 अरब डॉलर आपके एक्सपोर्ट है, 75 से 80 अरब डॉलर जो है आप ये खरीद रहे हैं दुनिया से और बेच कितना रहे हैं, 60 अरब डॉलर का। तो मुझे समझाएं, वो कहते हैं ना कहां से गंजी नहाएगी नचोड़ेगी, तो 15-20 अरब डॉलर का फर्क अब कहां से पैदा करेंगे? फिर कर्जा लेने जाए तो कौम नाराज हो जाती है। अच्छा, खुद हम कुर्बानियां देने को तैयार नहीं है कि जनाब ये जो हमने अपने बजट बढ़ाए हुए हैं, मैं लंबी डिबेट है, ये बड़ा सादा सा असूल है कि 80 अरब डॉलर की अब दुनिया से चीजें खरीद रहे हैं और 60 अरब की बेच रहे हैं। अच्छा, आपका जो इसमें गैप है ये 15-20 अरब डॉलर का, ये कहां से आएगा? कौन सोचती है इस बात पे? ना हम तेल खर्च को आके तेल कम करने को तैयार हैं, ना अपने खर्चे कम करने को तैयार। अल्लाह तलाले देख लें, जनीवा भी चले गए डेलीगेशन लेके, यहाँ पे उन्होंने पूरी फौज भी भर्ती कर ली है। अवाम को दुख नहीं होगा अगर उनको ये पता चले कि ये हमारा लीडर जो है ना, ये अल्लाह तलाले नहीं कर रही, अयाशा नहीं कर रही, हमारे साथ दुख में ये गरीब। अच्छा, खुद अपने लिए पेट्रोल फ्री रखे हुए हैं। चलें फिर बात करेंगे। ठीक है इखलास साहब, जाहिर है मईशत के ऊपर तो बात होगी, आने वाले प्रोग्राम से भी बात होगी। अल्लाह बेहतर करे, इन तमाम हालात में कुछ बेहतरी का इम्कान अल्लाह करे कि हुकूमत इस बारे में सोचे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।